कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जिया गुस्से में युवराज का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाथरूम में लेकर चली गई। वहीं बाहर माया अभी भी फर्श पर गिरी हुई थी और गुस्से में वॉशरूम की तरफ देख रही थी। शेरगिल ने मुस्कुराते हुए माया की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मिस माया, आई थिंक अब आपको उठ जाना चाहिए क्योंकि युवराज अब नहीं आने वाला। माया ने गुस्से में घूर कर शेरगिल को देखा और उठकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही शेरगिल को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए खुद से कहा, वाह जिया, मुझे तो लगा ही नहीं था तुम इतनी ज़्यादा जेलस हो सकती हो। जो भी हो, मज़ा आ गया। पहली बार किसी ने युवराज आहूजा के गिरेबान पर हाथ डाला है। देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है। शेरगिल मुस्कुराते हुए फ़ोन पर बात करते हुए वहां से बाहर चला गया। इधर युवराज अभी भी सावर के नीचे खड़ा था और जिया उसे गुस्से में घूर रही थी। युवराज उसे ऐसे देखकर गुस्से में बोला, कब से देख रहा हूँ घूरे जा रही हो, कुछ बोलोगी? हुआ क्या है और वो क्या तरीका था बाहर? युवराज आगे कुछ बोलता उससे पहले जिया ने अपने पंजों पर उछक कर युवराज के कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आप सिर्फ मेरे हैं और आप पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मेरे अलावा कोई भी लड़की आपके करीब आई ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, और वो माया जैसी चुड़ैल तो बिल्कुल भी नहीं। एंड वन मोर थिंग, आपके करीब आने का, आपको छूने का, आपको प्यार करने का, आपसे लड़ाई झगड़ा करने का और आप पर गुस्सा करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे आप? सिर्फ और सिर्फ मेरा। जिया ने अपनी बात खत्म करके अभी भी युवराज का कॉलर पकड़ रखा था। दोनों एक दूसरों की आंखों में देख रहे थे और उनके ऊपर सावर का पानी गिर रहा था। मेरा दिलबर भी कितना नादान है, मनाना मुझे था पर खुद नाराज है। युवराज ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सच में नाराज हूँ और आपको शायरी सूझ रही है, दूर हटो मुझसे। जिया ने उसे पीछे की तरफ धक्का देना चाहा पर युवराज अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वजह जान सकता हूँ अपनी स्वीटू के नाराज होने का? युवराज उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला तो जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोली, क्यों, आपको नहीं पता वजह? वो माया चुड़ैल और कौन होगी? चुड़ैल? युवराज हैरानी से उसे देखने लगा। और नहीं तो क्या, आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके केबिन में क्या कर रही थी और ऊपर से आपकी चीज़ों को छू रही थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जिया मुंह फुलाकर बोली तो युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब उसे मेरी मौजूदगी में होना चाहिए था, है ना? उसकी बातें सुनकर जिया ने फिर से गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोली, दोबारा कहा ना तो मैं उस चुड़ैल की जान ले लूँगी। आपकी मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी, कोई भी फीमेल स्टाफ आपके केबिन में नहीं होनी चाहिए, समझे आप? और सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि कहीं पर भी कोई भी आपके करीब नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। आपके करीब आने का हक सिर्फ मेरा है, समझे आप? नहीं, नहीं समझा, ज़रा प्यार से समझाओ, शायद समझ जाऊं। युवराज ने शरारत से उसके होठों की तरफ झुकते हुए कहा तो जिया ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। मैं इतनी सीरियसली बात कर रही हूँ और आपको रोमांस सूझ रहा है। मैं बोल रही हूँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उस चुड़ैल का आपके चीज़ों का छूना, इसलिए मैंने। इतना कहकर जिया इधर उधर देखते हुए नज़रें चुराने लगी। इसलिए क्या किया तुमने? युवराज शक भरी नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, वो इसलिए मैंने आपकी हर वो चीज़ जिसे माया ने छुआ था, मैंने प्यून भैया और एक गार्ड भैया थे उन्हें दे दिया। जिया ने नज़रें चुराते हुए इधर उधर देख कर कहा तो युवराज उसे हैरानी से देखने लगा और अगले ही पल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे सच में जिया की ये इनसिक्योरिटी वाली क्यूट सी हरकतें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। सीरियसली स्वीटू, तुम मेरे लिए इतना पॉजेसिव हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो हंसते हुए बोला, आप हंसो मत, सच में मुझे बहुत गुस्सा आया था और जैसे आपको नहीं पसंद कोई भी मेरे आसपास आए, वैसे ही मुझे भी नहीं पसंद कि कोई भी लड़की आपके आसपास आए सिवाय मेरे, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो। जिया मुंह फुलाकर बोली, आई नो वेरी वेल माई जेलस क्वीन, युवराज आहूजा सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी गर्ल का है, सो डोंट बी सो जेलस। अब चलो बाहर, अगर ऐसे ही हम दोनों खड़े खड़े भीगते रहे तो दोनों को एक साथ सर्दी लग जाएगी। युवराज ने शावर ऑफ किया और टॉवेल उसके कंधे पर रखकर
अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाया। ओहो, मैंने तो गुस्से में आपको भी भिगा दिया और खुद भी भीग गई। अब हमारे कपड़े कहाँ से आएंगे? जिया ने अपने सर पर हाथ मार कर कहा। तो युवराज उसे ले जाकर सोफे पर बैठाया। उसके चेहरे पर चिपके हुए गीले बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, कपड़े ऑलरेडी आ चुके हैं, रूम में जाकर चेंज कर लो, वहीं पर तुम्हारे कपड़े रखे हैं। युवराज ने अपने केबिन में बने पर्सनल रूम की तरफ इशारा किया। जिया ने जाने से पहले अपने दोनों बाहें युवराज के गले में डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आई हेट यू माई माफिया किंग। युवराज ने प्यार से उसके गालों को छुआ और उसके होठों को चूम कर बोला, आई लव यू टू माई ड्रामा क्वीन। अब जल्दी से चेंज करो वरना तुम्हें ठंडी लग जाएगी। युवराज ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा तो जिया मुस्कुराते हुए अंदर रूम में चली गई। जिया के वहाँ से जाते ही युवराज के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने टॉवेल उठाकर अपने बालों को पोंछते हुए शेरगिल को कॉल किया। पता चला कल रात को जिया कहाँ गई थी? शेरगिल कुछ बोलता उससे पहले ही युवराज ने सवाल किया। वो सॉरी, मैंने पता करवाया ही नहीं। तू रुक, मैं भी पता करवाता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया, प्लीज़ तू गुस्सा मत करना। दूसरी तरफ से शेरगिल ने हड़बड़ाते हुए कहा। युवराज गुस्से में बोला, इतना इम्पोर्टेंट काम कैसे भूल गया तू? जिया की सेफ्टी की जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपा था ना, फिर वो सारे गार्ड को चकमा देकर रात को अकेले कैसे निकल गई? हाँ, तेरी बीवी है और बच्ची भी है तो थोड़ी शैतानियाँ तो करेगी ही। तुम परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ, बस आधे घंटे का वक्त दे दो, शेरगिल ने कहा। युवराज ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ से युवराज का कॉल कटते ही शेरगिल ने गहरी सांस लेकर खुद से बोला, सॉरी युवराज, मैं तुझे नहीं बता सकता कि जिया रात को हम दोनों के कॉलेज गई थी। अगर तुझे पता चला तो तू ज़रूर गुस्सा करेगा और तुझे पता लगने से पहले मुझे जिया से बात करनी होगी। आखिर वो वहाँ गई क्यों थी? जिया कपड़े चेंज करके अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आई तो युवराज बाथरूम में चेंज कर रहा था। वो बाहर आई और प्यून को बुलाकर लंच बॉक्स उसे देते हुए बोली, प्लीज़ आप इसे गर्म करके प्लेट में सर्व करके ले आओ। जी मैम। वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जिया युवराज के केबिन में इधर उधर देखने लगी। वो साइड में लगी बुक शेल्फ पर करीने से सजी हुई बुक्स को निकाल कर देखने लगी, पर उसे एक भी इंटरेस्टिंग बुक नहीं दिखी। वो मुंह बनाकर एक एक बुक्स को देख रही थी और वापस से रख दे रही थी। धत्तेरी की, अपनी तरह बुक्स भी बोरिंग रखी हुई है, थोड़ी रोमांटिक बुक्स तो रखनी चाहिए थी ना, पर नहीं, इन्हें तो सिर्फ सस्पेंस और एक्शन पसंद है। खुद की तरह वो बड़बड़ाते हुए बुक्स देख रही थी। तभी उसके हाथ से एक मोटा सा बुक नीचे गिर गया। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो देखा वो बुक नहीं बल्कि फ़ोटो एल्बम था, जिसे देखते ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। चलो, कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला इनकी बोरिंग केबिन में। उसने एल्बम को उठाया और छोटे बच्चे की तरह आलती पालती मारकर सोफे पर बैठ गई और अपने घुटने पर उस एल्बम को रख कर एक एक करके फ़ोटोज़ देखने लगी। ओह, तो ये इनकी कॉलेज टाइम की एल्बम है। वो खुशी से चहकते हुए हर एक फ़ोटो को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसमें सुहाना, ऋषभ, शेरगिल, युवराज के साथ और भी बहुत सारे दोस्तों की पिक्चर्स थी। जिया सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। सबको देखते हुए खुद से बोली, अगर आज सुहाना होती तो ऋषभ और वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते और मिस्टर माफिया से भी ऋषभ की दुश्मनी नहीं होती। दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त होते। तभी उसे कुछ याद आया और वो अपने सर पर हाथ मारकर बोली, ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई, मुझे अंबर से वो पेन ड्राइव भी तो लेनी थी। उसने जल्दी में फ़ोटो एल्बम को बंद करना चाहा, पर उसने अपना हाथ रोक लिया और वापस से पलट कर देखा तो उसमें लगे फ़ोटो को देखकर वो हैरान रह गई। उस फोटो में कोई लड़की युवराज को प्रपोज कर रही थी, बट ये लड़की सुहाना नहीं थी। ये मिस्टर माफिया के साथ इस फोटो में कौन है? जिया फोटो में उस लड़की को युवराज के साथ देखकर हैरान रह गई। उसे तो सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उस फोटो में युवराज को जो लड़की प्रपोज कर रही है वो माया है। ये मिस्टर माफिया के साथ माया क्या कर रही है और उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? जिया ने गुस्से में खुद से कहा। तभी उसके कानों में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने नज़रें उठाकर सामने देखा तो युवराज चेंज करके उसी की तरफ आ रहा था। क्या हुआ? अब तुम्हारा ये छोटू सा फेस गुस्से में क्यों तमतमा रहा है? अब किसने क्या कर दिया? युवराज उसके दोनों गाल खींचते हुए बोला।
जिया ने गुस्से में उसके हाथों पर चपत लगा दिया और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, बहुत झूठे हो आप। आपने कभी बताया क्यों नहीं कि माया आपके साथ आप ही के कॉलेज में पढ़ती थी और उसने आपको प्रपोज भी किया था। युवराज उसे देखते हुए हैरानी से बोला, वाट, माया ने मुझे प्रपोज किया था, पर कब? उसकी बातों को सुनकर जिया गुस्से में उसे घूरने लगी और उस फोटो को उसके हाथ में पकड़ा कर बोली, ये देखो, शायद आपको याद आ जाए कब किया था और क्यों किया था। युवराज ने उस फोटो को देखा तो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और अगले ही पल हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम भी ना, सिर्फ सुहाना या माया ने ही मुझे प्रपोज नहीं किया था, कॉलेज की और भी लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया था। पूरे कॉलेज में मैं और ऋषभ सबसे ज़्यादा हैंडसम थे। कॉलेज में कोई भी लड़का हम दोनों के टक्कर का नहीं था, इसलिए तो हर हफ्ते कोई ना कोई लड़की हमें प्रपोज करती थी। युवराज अपने कॉलेज के दिनों को याद करके मुस्कुराते हुए बोल रहा था। तभी उसकी नज़र जिया पर पड़ी, जो गुस्से और जलन से पके हुए टमाटे की तरह लाल हो चुकी थी। जब युवराज ने उसे इतने गुस्से में देखा तो उसे समझ आया कि उसने अभी अभी जो कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था। यू नो व्हाट मिस्टर खड़ूस, मेरे पुराने कॉलेज में ना मुझे भी बहुत लड़कियों ने प्रपोज किया था, और मज़े की बात पता है क्या है? उन सब का नंबर अभी भी मेरे पास है और नंबर भी तो लाइन में है। मैं क्या सोच रही हूँ, उन सब में से किसी एक को एक चांस दे ही देती हूँ। कौन सी हमारी शादी अभी लीगली अप्रूव हुई है? आपकी तो इतनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मैं क्या सोच रही थी, आप उन्हीं में से किसी के साथ सेटल हो जाओ। जिया गुस्से में अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लिए बोल रही थी और युवराज उसकी बातों को सुनकर गुस्से में उसे घूरने लगा। उसने उसका कंधा पकड़ा और अपने करीब लाकर गुस्से में बोला, आज कह दिया, दोबारा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? और क्या कहा तुमने? हमारी शादी अभी लीगली अप्रूव नहीं हुई है। तो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस दिन तुम 21 साल की हो जाओगी उसी दिन हम दोबारा शादी करेंगे। अचानक युवराज को इतने गुस्से में देखकर जिया सहम गई। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और युवराज गुस्से में आगे कुछ बोलने को हुआ कि तभी किसी ने केबिन के डोर पर नॉक किया। युवराज ने जिया का कंधा छोड़ दिया और अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, कम इन। पियून अपने हाथों में प्लेट और उसके साथ 2 और लोग आ गए जिन्होंने अपने हाथ में प्लेट ली हुई थी। उन सब ने लंच की प्लेट को टी टेबल पर रखा और चुपचाप वहाँ से चले गए। दोनों चुपचाप लंच करने लगे, पर जिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने लंच करते हुए ही अपना फ़ोन उठाया, पर वो अपने फ़ोन को अनलॉक करती उससे पहले युवराज उसके हाथ से फ़ोन छीन कर अपनी दूसरी तरफ फेंक दिया और उसे घूरते हुए बोला, खाते वक्त मोबाइल यूज नहीं करते। जिया ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और अच्छे बच्चे की तरह खाना खाने लगी। युवराज उठकर अपने टेबल की तरफ बढ़ा, पर उससे पहले जिया ने उसकी कलाई पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, रूम में रेस्ट कर लो। इतना कहकर युवराज ने अपनी कलाई छुड़ाई और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। जिया समझ गई कि वो उससे गुस्सा है, पर वो भी जिया थी। युवराज को मनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही एक कदम चली, अचानक से चिल्लाते हुए ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। आह मम्मी, मेरा पैर! वो अपना पैर पकड़कर आंखों में आंसू लिए युवराज की तरफ देखते हुए बोली। युवराज दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी तुम्हें? दिखाओ मुझे। वो परेशान होकर जल्दी जल्दी बोल रहा था। युवराज को इतना परेशान देखकर जिया को खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने झूठ क्यों बोला। वो बात को संभालते हुए धीरे से बोली, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, बस हल्की सी मोचाई है, आप इतने परेशान मत हो प्लीज़। उसकी धीमी आवाज़ सुनकर युवराज ने अपनी नज़रें उठाकर उसके चेहरे को देखा तो जिया अपनी नज़रें चुराने लगी। युवराज को समझते देर नहीं लगी, वो नौटंकी कर रही है। युवराज ने गहरी सांस ली और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हारे किए हुए नौटंकी में ही सही, पर मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, ये बात हमेशा याद रखना। आगे से झूठ बोलने से पहले इतना याद रखना, अगर तुम्हें एक खरोच भी आती है तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे सीने में खंजर से वार किया हो। उसकी बातों को सुनकर जिया ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे सच में अफसोस हो रहा था अपने झूठ बोलने पर। युवराज ने उसे बेड पर लिटाया और बाहर जाने लगा, पर जिया ने उसकी कलाई पकड़ लिया।
जिया आंखों में आंसू लिए हुए बोली, आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, सच्ची। युवराज उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोला, देखते हैं कब तक तुम ऐसा नहीं करती हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कल को तुम फिर मुझे परेशान करने के लिए या फिर मुझे मनाने के लिए ऐसी हरकतें करोगी। इतना कहकर युवराज ने उसके माथे को चूमा और वहाँ से चला गया। युवराज के वहाँ से जाते ही जिया ने खुद को थप्पड़ मारा और गुस्से में खुद को डांटते हुए बोली, जब तू जानती है कि मिस्टर माफिया तुझसे इतना सारा प्यार करते हैं तो झूठ बोलकर उन्हें हर्ट क्यों करती है पगली। आगे से तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उन्हें तकलीफ हो। उसने खुद को जी भरकर डांट लिया। उसके बाद अंबर को कॉल करके बोली, अंबर कल रात के सारे वीडियो क्लिप मेरे फ़ोन पर अभी के अभी सेंड करो। इतना कहकर उसने बिना अंबर की बात सुने फ़ोन काट दिया और कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे सोफे के पास लैपटॉप दिखा। वो जल्दी से लैपटॉप उठाकर बेड पर आई और अपने फ़ोन से कनेक्ट करके उस पर उस वीडियो क्लिप को प्ले किया जिसमें सुहाना छत से नीचे गिर रही थी। वो गौर से वीडियोज़ को देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर अंबर का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और स्पीकर पर करके वहीं पास में रखकर उससे बातें करते हुए वीडियोज़ को देखने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे ही करके उसने ना जाने कितनी बार उस वीडियो को देखा, पर उसमें उसे कुछ भी ऐसा ना दिखा जिससे उसे किसी पर शक हो। जिया, मैंने सारे क्लिप्स को 50 से भी ज़्यादा बार देखा है पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे हमें किसी पर शक हो, अंबर ने दूसरी तरफ से कहा। आई एम 100% श्योर अंबर कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता और सुहाना खुद टेरेस से नीचे कूदी होती तो वो मुंह के बल जमीन पर गिरी हुई होती, लेकिन वो नीचे पीठ के बल गिरी हुई थी। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो खुद नहीं कूदी थी बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। और जब मिस्टर माफिया ने उसे धक्का नहीं दिया तो फिर दिया किसने? तुम्हें किसी पर शक है? अंबर ने पूछा। हाँ, मुझे माया पर शक है, पर बिना किसी सबूत के मैं डायरेक्ट उससे सवाल नहीं कर सकती। जिस तरह मिस्टर खड़ूस ने बताया कि वो कॉलेज टाइम से उन्हें जानती है, यहाँ तक कि उसने उन्हें प्रपोज भी किया है और आज उन्हीं के ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी है, और जिस तरह से मैंने उसे आज उनकी चीज़ों को छूते हुए चूमते हुए देखा, मुझे नहीं लगता उसके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है। आई एम 100% श्योर कि वो आज भी उनसे प्यार करती है। जिया ने वीडियो को देखते हुए अंबर से कहा। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि माया ने सुहाना को धक्का दिया है? अंबर ने कहा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरी गट फीलिंग कह रही है शायद वो हो सकती है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में मिस्टर माफिया को पाने का जुनून देखा है और आज वो जिस तरह से मुझसे बात कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था वो इन सब में इन्वॉल्व है। अंबर ने कुछ याद करते हुए कहा, जिया तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त ऋषभ कपूर तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन तुमने मुझे बताया था तुम्हारी और मिस्टर आहूजा की रिलेशनशिप सीक्रेट है, इसके बारे में तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं जानते। फिर वो बात ऋषभ कपूर को कैसे पता चली? मुझे नहीं लगता मिस्टर आहूजा खुद उसे ये बात बताएंगे। ओह शिट, मैं ये कैसे भूल गई। मेरे और मिस्टर आहूजा के रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ तुम्हें और शेरगिल भैया को पता है, और तुम दोनों में से तो कोई भी ऋषभ को बताने से रहा। फिर उसे कहाँ से पता चला? जिया ने अभी इतना ही कहा था तभी उसे उस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मिल गया अंबर, एक मिनट, मुझे कुछ दिखा है। जिया ने वीडियो को फिर से प्ले किया और उसे स्लो मोशन में देखने लगी। जैसे ही सुहाना नीचे गिरी और उसने अपनी आंखों से ऊपर की तरफ इशारा किया, उसके ठीक 10 सेकेंड बाद युवराज ऊपर से नीचे झांका। जिया ने वीडियो को बैक किया और फिर से स्लो मोशन में प्ले किया। इसमें जैसे ही सुहाना नीचे गिर रही थी, ठीक उसी वक्त उसने वीडियो को पॉज किया और छत की तरफ जूम करके देखा तो उसे वहां पर एक लड़की दिखी। उसने थोड़ा और जूम किया तो उस लड़की का चेहरा देखकर हैरान रह गई। पर ये तो सच में माया है। जिया ने इतना ही कहा था तभी उसके कानों में युवराज की आवाज़ पड़ी। कहाँ है माया? युवराज की आवाज़ सुनते ही जिया हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और अपना फ़ोन पीछे की तरफ छुपाते हुए बोली, काका कहीं भी तो नहीं? तुम अभी किससे बातें कर रही थी और तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, फिर लैपटॉप पर क्या कर रही हो? युवराज अपनी भौहें सिकोड़ कर उससे सवाल किया, जिस पर जिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा,
काका कुछ भी तो नहीं, वो मुझे ना नींद आना कैंसिल हो गया, तो मम्मा मैंने सोचा कि कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी देख लूँ। आजकल तुम्हारे दिमाग में ये रोमांस शब्द कुछ ज़्यादा ही खलबली मचा रहे हैं, कहो तो लाइव दिखा दूँ। युवराज शरारती लहजे में बोलते हुए उसके ऊपर झुकने लगा और जिया पीछे की तरफ झुकने लगी। ओफो मिस्टर खड़ूस, आपको भी अभी रोमांस सूझ रहा है? इस वक्त मैं इतनी सीरियस हूँ, पर अफसोस आपको भी नहीं बता सकती। जिया मन ही मन बोली। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? देखना चाहोगी लाइव रोमांस? युवराज उसके ऊपर झुकते हुए एकदम से उसके नज़दीक आ चुका था और जिया पीछे झुकते हुए बेड पर लेट चुकी थी। न न नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना प्लीज़, जिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए बोली। तो अपनी नींद को कहो कि उल्टे पांव लेट जाए, क्योंकि अभी मुझे अपनी इनोसेंट बीबी के साथ रोमांस करना है। युवराज उसके गालों को चूम कर बोला। नहीं मिस्टर खड़ूस, सुनो। जिया ने अभी इतना ही कहा था, तभी युवराज ने उसकी बोलती बंद कर दी। जिया की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए युवराज को देख रही थी, जिसकी आंखों में इस वक्त शरारत नाच रही थी। जिया को सांस लेने में होती दिक्कत को देखकर युवराज ने उसके माथे से अपना माथा जोड़कर उसकी आंखों में झांकने लगा। आई लव यू सोना। युवराज ने एक बार फिर उसके होठों को लॉक कर दिया। इस बार जिया ने भी अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। युवराज अपना हाथ उसके पीठ से पीछे ले जाते हुए उसके गर्दन के पास लाया और वहां की नस पर अपनी 2 उंगलियां रखकर ट्विस्ट कर दिया, जिससे अगले ही पल जिया बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। युवराज ने बेहोश जिया को अपने सीने से लगाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे को चूमकर उसके कान में धीरे से बोला, कितनी बार कहा है, दूर रहो मेरे प्रोफेशन से, दूर रहो हर उस चीज़ से जो तुम्हें जाने अनजाने नुकसान पहुंचा दे। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? जिंदगी बन चुकी हो तुम मेरी, जीने की वजह हो तुम हो तो मेरी सांसें चल रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। जब से मिली हो मेरी आदत बन चुकी हो, कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारी मासूमियत से प्यार है और किसी भी कीमत पर तुम्हें खतरे में डालकर उस मासूमियत को खोने नहीं देना चाहता। युवराज ने उसे खुद से दूर करके बेड पर लेटाया और उसका फ़ोन और लैपटॉप लेकर उस वीडियोज को देखने लगा। जब वो कमरे से बाहर गया था तब उसका फ़ोन कमरे में रह गया था और वो जैसे ही अपना फ़ोन लेने वापस आ रहा था तो उसने जिया की सारी बातें सुन लिया। उसकी सारी बातें सुनते ही वो समझ गया रात को जिया कहाँ गई थी और क्यों गई थी। अब वो आगे क्या करने वाली है, इसलिए उसने उसको इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए बेहोश कर दिया। जब किसी काम से माया युवराज के केबिन में आई तो उसे युवराज कहीं नहीं दिखा, इसलिए वो उसके प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उसके कदम अचानक से रुक गए और उसके कानों में युवराज की आवाज़ पड़ी। युवराज ने सारी वीडियोस देखी तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया माया, अब तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। युवराज आहुजा की अदालत में गुनाहगार को सिर्फ एक ही सज़ा मिलती है, सजाए मौत। उसने गुस्से में शेरगिल को कॉल किया। कम इन माई केबिन। इतना कहकर युवराज ने गुस्से में फ़ोन कट करके किसी के पास मैसेज सेंड किया और कुछ सोचकर वहां से उठकर वॉशरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाते ही माया अंदर आई। उसने देखा तो जिया सोई हुई थी। उसने वहीं रखी लैपटॉप उठाई और उसमें वीडियो प्ले करके देखा तो उस वीडियो को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये वीडियो तो सुहाना के सुसाइड की है। ओह नो, मतलब युवराज को सब कुछ पता चल गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। इतने सालों बाद ये राज सामने नहीं आ सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। युवराज को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। उसे मैं हर हाल में अपना बनाकर रहूँगी। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी। वो डर और घबराहट से पसीना पसीना हो गई। तभी उसकी नज़र जिया पर पड़ी जो बड़े सुकून से सो रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली और जिया को घूरते हुए बोली, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। वो 2 कौड़ी की लड़की सुहाना तो गई, अब तेरी बारी। उसने पास में रखा पिलो उठाया और जैसे ही जिया के मुंह पर रख कर उसे दबाना चाहा, उसके कानों में किसी की रौबदार आवाज़ गूंजी, एक बार फिर सोच लो, सुहाना को तो तुमने बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन ये जो तुम्हारे सामने लेटी हुई है ना, अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता।
इस आवाज़ को सुनकर माया बुरी तरह से डर से कांप गई। उसने अपनी नज़र सामने उठाकर देखा तो वॉशरूम के दरवाजे पर युवराज अपने दोनों हाथ बांधकर गुस्से से लाल हुई आंखों उससे घूर रहा था। नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इन्हें नहीं मार रही थी, वो डर के मारे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। युवराज चलते हुए उसके पास आया और अचानक से उसकी गर्दन पकड़कर दबाते हुए बोला, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सुहाना के साथ ऐसा भी कुछ हुआ होगा। अगर मुझे पहले से अंदाज़ा होता तो मैं कब का तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा चुका होता। युवराज मजबूती से उसका गर्दन पकड़ रखा था जिससे माया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। युवराज ने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरी तरफ घुमाया और कुछ दूरी पर धक्का दे दिया। माया 2-3 कदम पीछे ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। युवराज ने जिया के बालों को प्यार से सहलाया और गुस्से में माया को देखते हुए बोला, ये मेरी ज़िंदगी है और कोई मेरी ज़िंदगी पर नज़र डाले तो उसकी आंखें निकालने की हिम्मत रखता है ये युवराज आहूजा। माया अब समझ गई उसका खेल खत्म हो गया, अब युवराज उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन युवराज से ज़्यादा खतरनाक अभी ऋषभ, जो कि सुहाना से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसका आना तो बाकी था, अगर वो यहाँ आ गया तो पता नहीं माया को कैसी मौत नसीब होगी। और उसका भाई शेरगिल, वो तो अपनी बहन को अपनी बच्ची से ज़्यादा प्यार करता था। उसे पता चला कि माया ने उसे मारा है तो वो तो उसे जिंदा दफन कर देगा। युवराज का ध्यान जिया पर था जिसे देखकर माया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से उठकर कबर्ड की तरफ भागी। वो जानती थी युवराज का गन कबर्ड में रहता है। वो कबर्ड से उसकी गन बाहर निकाली और युवराज की तरफ पॉइंट करके बोली, इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना, माफिया किंग युवराज आहूजा। उसके मुंह से माफिया किंग सुनकर युवराज के होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट तैर गई। उसने उसके हाथों में थामे हुए बंदूक को देखा और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा मेरे बारे में हर एक चीज़ जानती हो। इसका मतलब तुमने ही ऋषभ को मेरे और जिया के बारे में बताया था, है ना? हाँ, मैंने ही बताया था। तुम जब पहली बार जिया को ऑफिस लेकर आए थे उसी दिन मैंने ऋषभ के सेक्रेटरी के पास तुम्हारी और जिया की पिक्स भेजी थी जिसमें तुम जिया की मांग भर रहे थे ताकि वो खुद जिया को अपने हाथों से मार डाले और मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। पर वो तो बस फड़फड़ा कर ही रह गया, कुछ नहीं कर पाया वो। पर मैं ज़रूर करूँगी, मैं इसे ज़रूर मारूंगी, माया ने गुस्से में कहा। मारना तो दूर की बात है, हमारे होते हुए तुम जिया को छूकर भी दिखाओ, कसम सुहाना की, जिंदा मिट्टी में दफन कर दूंगा। उन दोनों के कानों में शेरगिल की आवाज़ पड़ी जिसने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। इस वक्त गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रखा था। अच्छा, तुम दोनों बचाओगे इस 2 कौड़ी की लड़की को? बोलते हुए माया एक खतरनाक हंसी हंसने लगी। जो अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी मासूका को ना बचा पाया वो क्या इस 2 कौड़ी के बेवकूफ़ लड़की को बचाएगा? माया हंसते हुए बोली। उसकी बातें सुनकर युवराज गुस्से में बोला, हिम्मत है तो आजमा कर देख लो, हमारा वसूल है, हम लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, वरना तुम अभी तक मिट्टी में दफन होती। माया ने युवराज को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक की नोक युवराज से हटाकर जिया की तरफ मोड़ दिया और युवराज को देखते हुए टेढ़ी मुस्कुराहट लिए बोली, मिस्टर युवराज आहूजा, मेरा निशाना अचूक है। अगर मैंने गलती से भी ट्रिगर दबा दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी एक पल में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। अगर चाहते हो उसे छोड़ दूँ तो वहाँ से पीछे हटो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जिया की तरफ बंदूक की नोक देखकर युवराज के साथ साथ शेरगिल भी घबरा गया और ठीक उसी वक्त ऋषभ भी वहां आ गया जिसे युवराज ने मैसेज किया था। ओह मिस्टर ऋषभ कपूर, आप भी आ गए, आइए आइए, आपका ही इंतज़ार था, माया हंसते हुए बोली और अपने एक एक कदम जिया की तरफ बढ़ाने लगी। युवराज वहां से पीछे हट चुका था। माया जिया के पास आई और उसके सर पर गन रखकर उन तीनों को देखते हुए बोली, बहुत मेहनत की थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले उस सुहाना को अपने रास्ते से हटाया, अपनी ड्रीम छोड़कर इस कंपनी में 2 कौड़ी के सेक्रेटरी की जॉब की ताकि मैं तुम्हारे आसपास रह सकूं, तुम्हें सेड्यूट कर सकूं। लेकिन तुम्हारी नज़र तो फाइलों से कभी हटी ही नहीं और जब मुझे लगा मैं तुम्हें अपना बना लूँगी उसी वक्त ये 2 कौड़ी की लड़की बीच में आ गई। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। माया की तेज आवाज़ जिया के कानों में भी पड़ रही थी और उसे धीरे धीरे होश आने लगा। उसने मिचमिचाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसके सर पर बंदूक थी जिसे देखकर वो डर गई। मिस्टर माफिया, वो चिल्लाते हुए अचानक से उठकर बैठ गई।
सबका ध्यान जिया की तरफ गया, जो बंदूक देखकर डर से बुरी तरह कांप रही थी। युवराज जानता था वो खून खराबे से कितना डरती है। टेलर तो उसने अपनी पहली मुलाकात में ही देख लिया था। मिमी, मिस्टर माफिया, ये सब। जिया डरते हुए युवराज की तरफ देखकर बोलने की कोशिश कर रही थी, पर डर के मारे उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो हल्का हल्का कांपने लगी। रिलैक्स होना, जस्ट काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। मैं हूँ तुम्हारे पास, देखो मैं हूँ। शेरगिल और ऋषभ भी यहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम डरना बंद करो स्वीटू, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। आई लव यू बेबी गर्ल, लव यू सो मच, डोंट पैनिक। युवराज उसे प्यार से समझाते हुए उसका ध्यान बंदूक से हटाने की कोशिश करते हुए बोला। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर माया गुस्से से जल भून गई। उसने बंदूक जिया के माथे से सटाकर चिल्लाते हुए बोली, बहुत हो गया तुम दोनों की प्यार भरी बातें। अब मेरी बात सुनो, मेरे रास्ते से तुम तीनों हटो, वरना 6 की 6 गोलियां इसकी खोपड़ी के आर पार कर दूंगी। हम हट रहे हैं, तुम उसे कुछ नहीं करोगी। युवराज के साथ शेरगिल और ऋषभ तीनों एक साइड हो गए। माया ने जिया का बाँह पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना मिस्टर खड़ूस, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे आपके पास रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। जिया रोते हुए बोल रही थी और मजबूती से उसने ड्रेसिंग टेबल पकड़ रखा था। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, माया ने गुस्से में आकर बंदूक की गोली चला दिया। एक साथ सबकी चीख वहां पर गूंज गई। जिया ने डर के मारे अपने दोनों हाथ कान पर रख लिया था, पर शुक्र था माया के ट्रिगर दबाने से पहले ही युवराज ने उसका हाथ पकड़कर बंदूक की नोक ऊपर कर दिया था। युवराज ने जिया का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और मौका देखते ही ऋषभ ने माया का गर्दन दबोच कर उसे दीवार से सटा दिया। बहुत हो गया तुम्हारा घिनौना खेल। जो इस वक्त तुम्हारे सर पर सवार है उसे प्यार नहीं, सनक कहते हैं, और सनकी लोगों को यूं खुलेआम बाहर नहीं घूमना चाहिए। ऋषभ ने उसका गला दबाते हुए बेहद गुस्से में चिल्लाकर कहा। युवराज ने शेरगिल को कुछ इशारा किया तो शेरगिल ने फौरन अपने गार्ड्स को वहां बुलाया और माया को उनके साथ ले जाने के लिए कहा। ले जाओ मैडम को, और हाँ, इनकी थोड़ी अच्छे से खातिरदारी करना, आखिर इन्हें भी तो पता चले जब मौत नज़दीक हो और हमें नसीब ना हो तो कैसा महसूस होता है। छोड़ूंगी नहीं मैं इस लड़की को, मैं वापस आऊंगी और इसे इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। तुम दोनों एक साथ कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं। ये मेरी बद्दुआ है, तुम दोनों को ऐसा गम मिलेगा जिसके पनाहों में तुम दोनों ना ही एक दूसरे के नज़दीक आ पाओगे और ना ही एक दूसरे से दूर हो पाओगे। जिस प्यार पर तुम्हें इतना गुरूर है ना युवराज आहूजा, उसी प्यार से कभी नजरें नहीं मिला पाओगे। माया गुस्से में बौखला कर अनाप शनाप बके जा रही थी। अब कौन जाने उसकी कही बातों में कौन सी बात सच हो जाए और कौन सा झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत हो गई इसकी बकबक, ले जाओ इसे यहाँ से। ऋषभ ने गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर दिया और गार्ड्स माया को वहाँ से घसीटते हुए लेकर चले गए। आधे घंटे बाद जिया चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। ऋषभ दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। शेरगिल खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे देख रहा था। वहीं युवराज जिया के पास बैठा एकटक उसे देख रहा था। जिया अभी भी अंदर से डरी हुई थी। उसके कानों में अभी भी गोली की आवाज़ गूंज रही थी और माया की कही हुई वो कड़वी बातें, जिसे सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। चारों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब शांति से अपनी अपनी जगह पर खड़े, ना जाने किन ख्यालों में गुम थे। अब तक सब सोचते थे सुहाना ने सुसाइड किया है, पर आज ये जानकर सुहाना का मर्डर हुआ है सब सदमे में थे। सबसे ज़्यादा शेरगिल, जो इतने दिनों से अपनी बहन की यादों में तड़प रहा था। उसे आज पता चला उसकी बहन ने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि किसी और ने उसकी जान ली थी। वहीं ऋषभ अपने दूसरे ही ख्यालों में गुम था। उसे युवराज से नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि बेवजह उसने इतने सालों तक अपने भाई जैसे दोस्त से नफरत की और अपनी नफरत की आग में उसने ना जाने कितनी बार उसकी बीवी पर हमला करवाया, और आज उसी की बीवी ने उसकी आंखें खोल दी। इन दोनों से उलट युवराज बस जिया के बारे में सोच रहा था। उसे बस अपनी बेबी गर्ल की फिक्र थी, क्योंकि वो जानता था इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हर छोटी छोटी बातों से कितनी इफ़ेक्ट हो जाया करती थी, ये भला युवराज से बेहतर और कौन जान सकता था। जिया ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली,
ये आप लोग इतना सैड क्यों हो? मैंने इतना कुछ आप लोगों को सैड करने के लिए थोड़ी ना किया। मैंने इतनी मेहनत की ताकि आप तीनों फिर से एक हो जाओ। पर यहाँ तो आप तीनों अलग-अलग मुँह फुलाकर बैठे हुए हो, गले नहीं मिलोगे एक दूसरे के। जिया की मासूमियत से भरी बातों को सुनकर सबने एक साथ जिया को देखा और अगले ही पल एक दूसरे को। पर किसी के भी कदम अपनी जगह से नहीं हिले। सब अभी भी अपनी जगह पर अड़े हुए थे। माना कि मैं आप तीनों में सबसे छोटी हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप लोग मेरी बातों को इतनी लाइटली लोगे। उठो ना अपनी जगह से और मिलो ना एक दूसरे के गले प्लीज़। जिया ने सबको बारी बारी से देखते हुए बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट किया, पर इस बार भी किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की जहमत नहीं उठाई। ठीक है, फिर प्यार से नहीं मानोगे तो मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। मिस्टर खड़ूस, मैं आपकी वाइफ हूँ ना, और आप मुझसे बहुत सारा प्यार करते हो, तो आप मेरी बात मानोगे। और शेरगिल भैया, आप मानो या ना मानो, पर मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, तो क्या आप अपनी बहन की बात नहीं मानोगे? और ऋषभ, मैं तो तुम्हारी। जिया आधा अधूरा बोलकर अटक गई और अपना सर खुजाते हुए फिर से बोली, मैं आपकी क्या लगूंगी? आप तो मुझसे बड़े हो, फिर मैं देवर देवर लगूंगा तुम्हारा, और तुम मेरी भाभी। ऋषभ ने उसका कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा। ऋषभ के इतना बोलते ही जिया जल्दी से बेड पर चढ़कर खड़ी हो गई और उसे कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखते हुए बोली, हाँ देवर? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बनाना किसी को अपना देवर, और ना ही किसी की भाभी बनना है। मैं जिया ही ठीक हूँ, आप मुझे जिया ही बोल लेना और मैं आपको ऋषभ ही बोलूँगी। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे कोई भाभी वाभी नहीं बोलेगा, समझ में आया? उसकी क्यूट सी हरकत देखकर वो तीनों मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। हाँ, फाइनली भगवान जी ने आप तीनों की स्माइल तो लौटा दी। अब तो एक दूसरे के गले मिल लो, वरना मैं बेड से कूदकर सुसाइड कर लूँगी। जल्दी मिलो एक दूसरे के गले। जिया ने अपनी उंगली से बेड के नीचे इशारा करते हुए कहा। उसकी नौटंकी देखकर तीनों ने एक साथ अपना सरनामे हिलाया और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ एक दूसरे के गले लग गए। सिर्फ गले मिलने से कुछ नहीं होता, चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। जिया अपने दोनों हाथ बांध कर बिल्कुल उन लोगों के बॉस की तरह ऑर्डर देते हुए बोली, और तीनों ने अच्छे बच्चों की तरह उसकी बात मानकर एक साथ कहा, आई एम सॉरी, हम फिर से कभी नहीं लड़ेंगे। तीनों की आंखों में इस वक्त हल्की नमी छाई हुई थी, पर होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आफ्टर ऑल 5 साल पहले गलतफहमी में खो गई उनकी दोस्ती एक बार फिर वापस उन्हें मिल गई थी। मुझे कुछ काम है, शेरगिल बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला गया। मुझे कुछ काम है, शेरगिल बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला गया। सबने नोटिस किया इस वक्त उसके चेहरे पर छाई उदासी और आंखों के खालीपन को, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे इस वक्त उसका अकेला रहना ही सही है। थैंक यू आई मीन जिया। ऋषभ भाभी बोलते बोलते रुका और जिया बोलकर उसकी तरफ गले लगने के लिए आगे बढ़ा, पर वो उसे गले लगा पाता उससे पहले ही युवराज ने जिया की बाँह पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके कमर के आसपास अपनी मजबूत बाहों का घेरा बनाकर उसकी आंखों में झांकते हुए गुस्से में बोला, मेरे सिवा कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। उसने आखिरी लाइन ऋषभ को देखते हुए कहा। उसकी इनसिक्योरिटी को देखकर ऋषभ को हंसी आ गई और वहीं जिया ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन बोली, ओफो, क्या करूं मैं इनका। बट जो भी हो, जब भी ये ऐसे जेलस होते हैं ना, कसम से इन पर एक्स्ट्रा प्यार आता है। आई नो माई डियर खड़ूस हस्बैंड, अपने दोस्त से इतनी क्या इनसिक्योरिटी, और कुछ तो शर्म कर लो अपने दोस्त के सामने, ऐसी बातें करते हो। छोड़ो मुझे। जिया उसकी बाहों के पकड़ से कसमसाते हुए बोली, और युवराज ने ना चाहते हुए भी उसे अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। युवराज ऋषभ की तरफ बढ़ गया और उससे बातें करने लगा। उन दोनों को बिजी देखकर जिया ने अपना फ़ोन उठाया और धीरे से किसी को कॉल किया और कोने में एक साइड आकर धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करने लगे। किससे बातें कर रही हो? उसके काने में युवराज की रौबदार आवाज़ पड़ी। उसने जल्दी से कॉल कट करके पीछे घूमकर देखा तो ऋषभ वहाँ से जा चुका था और युवराज उसके पीछे अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। काका, किसी से भी तो नहीं? जिया हकलाते हुए बोली और अगले ही पल युवराज ने उसकी बाँह पकड़कर दीवार से सटा दिया और एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, थैंक यू। हाँ, जिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तो लगा था उसने जो भी किया है उसके बाद युवराज उसे डांटेगा, गुस्सा करेगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जिया अपनी जान खतरे में डाले। बट उसका यूं थैंक यू बोलना जिया को हजम नहीं हुआ।
सच्ची में आपने मुझे थैंक यू बोला या फिर मेरे कान बज रहे हैं? जिया नौटंकी करते हुए बोली। अच्छा, तो मैं अपने तरीके से यकीन दिलाऊं? युवराज ने शरारत से कहा। जिया को समझ पाती उससे पहले ही युवराज ने झुककर उसके निचले होठ को बाइट कर लिया। मिस्टर खड़ूस, जिया उसे घूरते हुए बोली तो युवराज ने मुस्कुराकर कहा, यकीन हुआ या एक बार और यकीन दिलाऊं? हो गया यकीन खड़ूस, वो मुंह बनाकर बोली और उसे धक्का देकर आगे बढ़ने लगी। पर पीछे से युवराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ओफो, ये क्या कर रहे हो आप? उतारो मुझे नीचे। जिया नीचे उतरने के लिए मचलते हुए बोली, पर युवराज ने उसे नीचे नहीं उतारा और उसे अपनी गोद में ही लेकर बेड पर बैठ गया। युवराज चुपचाप जिया को देखने लगा। जिया भी कुछ पल तक युवराज को देखती रही। जब काफ़ी देर तक युवराज ने कुछ नहीं कहा तो जिया झल्लाकर बोली, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे अभी के अभी कच्चा चबा जाओगे? मन तो यही कर रहा है पर अफसोस कर नहीं सकता। युवराज ने उसके होठों को हल्का सा चूम कर कहा और उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में जकड़े बैठे रहे। काफ़ी देर बाद जिया बोली, क्या हम सच में अलग हो जाएंगे? उसकी ऐसी बातें सुनकर युवराज जल्दी से अपना चेहरा उसके गर्दन से बाहर निकाला और उसे घूरते हुए बोला, एक बार कह दिया, दोबारा कहा ना तो खींच कर एक थप्पड़ लगाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, समझी तुम? और अपने इस छोटे से दिमाग पर माया की बातों को हावी मत होने दो, क्योंकि ना ही कभी हम अलग होने वाले हैं और ना ही कभी हमारा प्यार कम होने वाला है, समझी बुद्धू? पर उसने तो कहा कि हम साथ होंगे, फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। जिया युवराज की आंखों में देखते हुए बोली। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी छाने लगी थी। किसी के बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता। ये हमारा रिश्ता है और पूरी तरह से हम पर डिपेंड है कि हम इसे किस तरह से निभाएं। जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी मोड़ी तकरार होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, नाराज़गी भी होती है, पर नफ़रत कभी नहीं होती। और तुम तो इतनी समझदार हो, हर चीज़ को इतनी गहराई से समझ लेती हो। फिर आज माया की बातें तुम पर कैसे असर कर गई? याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अच्छे लोगों की बद्दुआ लगती है, बुरे लोगों की नहीं। और माया तो खुद इतनी बुरी थी, फिर उसकी बद्दुआ हमें कैसे लग सकती है? मुझे माया की बद्दुआ से ज़्यादा आपके गलत कामों की फ़िक्र है, कहीं उसकी वजह से हम। चुप। युवराज ने उसके होठों पर उंगली रखकर आगे बोलने से रोक दिया और उसकी आंखों में देखते हुए खुद बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है सोना, हम कभी भी मेरे प्रोफेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा प्रोफेशन या फिर मेरा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, हर एक चीज़ मुझ तक ही सीमित है। इसका एक कतरा भी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा, इसलिए तुम प्लीज़ खुद को इन सब से दूर रखो और ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारे मुंह से अपने प्रोफेशन का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। युवराज ने भले ही उसे प्यार से समझाया था, पर जिया को उसके बातों में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था, इसलिए आगे उसने कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। हे भगवान जी, मुझे अपने और मिस्टर माफिया के प्यार पर पूरा भरोसा है, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पर पता नहीं क्यों माया की बातें मेरे दिल में अटक सी गई हैं। प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, चाहे तो आप मेरी जान ले लेना, पर कभी भी हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ मत छीनना जिसकी वजह से हम चाह कर भी एक दूसरे के करीब ना आ पाएं। जिया मन ही मन बोली और आंखें बंद करके अपने सर को युवराज के सीने पर टिका दिया। रात के 8 बज रहे थे। शेरगिल सुहाना की फ़ोटो लिए अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इस वक्त वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था और ना जाने क्यों आज उसे अपनी बहन की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। वो खामोशी से बैठे सुहाना की फ़ोटो को देख रहा था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसके घर में वो अकेला रहता था। इस आवाज़ को सुनते ही वो चौकन्ना हो गया और सुहाना की फ़ोटो वहीं रख कर अपने आंसू साफ किया और कबर्ड से अपनी गन निकाल कर कमरे से बाहर आया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे हाल में आ गया। पर उसे वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो बारीकी से अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखने लगा, तभी उसे किचन से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो दबे पाँव किचन की तरफ बढ़ने लगा। जब वो किचन में पहुंचा तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो इस वक्त उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी और अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कुछ ढूंढ रही थी। उस लड़की ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ हल्के पीले रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी।
उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। शेरगिल को उसकी खुशबू कुछ जानी पहचानी सी महसूस हुई, पर फिर भी वो धीरे धीरे अपनी गन लेकर उसकी तरफ बढ़ा और पीछे से उसकी कनपटी पर तान कर बोला, कौन हो तुम? अचानक से अपने सर पर तने हुए बंदूक को देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी। मधु तुम? शेरगिल ने जल्दी से अपनी बंदूक पीछे खींच लिया और मधु की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। मधु अभी भी चिल्ला रही थी जब शेरगिल उसके मुंह पर हाथ रखकर थोड़ा गुस्से में बोला, शट अप मधु, मैं हूँ शेरगिल, चिल्लाना बंद करो। शेरगिल की आवाज़ सुनकर अब मधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी काजल से सनी हुई काली गहरी आंखें शेरगिल की आंखों से टकराई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोसे गए। शेरगिल तो मानो सब कुछ भूलकर मधु को देखता ही रह गया। ऑरेंज कलर की साड़ी में वो भला की खूबसूरत लग रही थी। हल्का सा मेकअप, गले में एक पतला सा चैन, कानों में छोटे छोटे झुमके और ऊपर से उसके हवा में लहराती काली जुल्फ़ें जो बार बार उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसका ये नया रूप देखकर शेरगिल तो मानो कुछ पल के लिए अपने होश ही खो बैठा। शेरगिल के इस तरह देखने से मधु अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मधु की आवाज़ सुनकर शेरगिल अपने ख्यालों से बाहर आया और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त हॉस्टल में होना चाहिए था। किसी ने बताया कि मेरा दिलवर इस वक्त कुछ ज़्यादा ही लोनली फील कर रहा है, तो मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आफ्टर ऑल मैं कभी ना कभी इसकी फैमिली मेम्बर तो बनूंगी, तो सोचा अभी से ही उसे एहसास दिला दूं कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी पूरी दुनिया बनने को तैयार है। मधु ने प्यार से उसके गाल को छूकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी शेरगिल के होठों पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। जिया ने बताया, शेरगिल उसके कमर के आसपास अपनी मजबूत बाहों का घेरा बनाकर उसे अपने करीब खींचकर पूछा, उसके अलावा और किसको सबकी फिक्र होती है? एक वही तो है जो हम सब में सबसे छोटी है, पर है सबसे ज़्यादा समझदार। मधु ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर शेरगिल भी मुस्कुराने लगा। सच में मैं बहुत अकेला फील कर रहा था, यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच मधु। शेरगिल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मधु ने भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। कुछ देर एक दूसरे से गले लगे रहने के बाद मधु धीरे से बोली, शेरगिल मैं हॉस्टल छोड़कर यहीं शिफ्ट हो जाऊं तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं तुम्हारे पापा से बात करके तुम्हें अपना नहीं लेता तब तक तुम यहाँ नहीं रह सकती, शेरगिल ने साफ साफ मना कर दिया। पर शेरगिल मुझे तुम्हारे साथ नो मीन्स नो मधु, शादी से पहले हम एक साथ नहीं रहेंगे, इट्स माई फाइनल डिसीजन, समझी? शेरगिल ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा, जिस पर मधु ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। खड़ूस हो तुम, जैसे जिया युवराज भाई को बोलती है बिल्कुल वैसे ही तुम भी खड़ूस हो, खड़ूस खड़ूस खड़ूस, हटो मुझसे दूर। मधु ने गुस्से में शेरगिल को पीछे धक्का दिया और किचन में चावल ढूंढने लगी। मधु मेरी जान, मेरी बात सुनो। शेरगिल ने उसकी कलाई पकड़कर अपने पास खींच लिया, पर वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दोनों के कानों में डोरबेल बजने की आवाज़ आई। बाद में मुझे समझाना, पहले जाकर दरवाज़ा खोलो। मधु ने अपनी कलाई छुड़ाई और फिर से किचन में कुछ ढूंढने लगी। शेरगिल ने बाहर आकर दरवाज़ा खोला। उसके सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।